स्वाति रायना और जी बिजनेस पर अब वक्त हो गया है खबर चालीसा का। दिन भर की सारी फटाफट खबरें आपको देंगे हम आधे घंटे में। शुरुआत होगी कारोबारी जगत से, फिर राजनीति की खबरें। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में तमाम राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और साथ ही दुनिया जहान का हाल भी आपको बताएंगे। शुरुआत बिजनेस न्यूज से। मिले जुले ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय बाजार के हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स आज 167 अंक ऊपर 58,030 पर खुला जरूर था। दिन में इसने 58,117 का ऊपरी और 57,229 का निचला स्तर बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 571 अंक टूटकर 57,300 के करीब बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 170 अंक गिरकर 17,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें, 410 अंक लुढ़ककर करीब 36,000 पर आज ये बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 शेयर ही हरे निशान में बंद रहे। सेंसेक्स के बढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, टाइटन और एनटीपीसी रहे, जबकि गिरने वाले प्रमुख स्टॉक में पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2-2% से ज्यादा गिरे। इसी तरह एचसीएल टेक, एसबीआई, एयरटेल, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक भी 2-2% से ज्यादा गिरावट में रहे। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर्स में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं इंफोसिस, आईटीसी, विप्रो, रिलायंस और टाटा स्टील के भी शेयर नीचे रहे। रुचि सोया ने अपने एफपीओ का ऐलान कर दिया है। इसका एफपीओ 24 मार्च को खुलेगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 615 रुपए से लेकर 650 रुपए तय किया है, यानी बाजार भाव से करीब से एफपीओ पर करीब 30% का डिस्काउंट मिलेगा। निवेशक 21 शेयरों में लॉट में अप्लाई कर सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि एफपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और कंपनी के विस्तार पर किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा। स्टॉक हमारे पास में ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल में लगेगा, उसको सोचेंगे। बाकी हमारे पास में डेट फ्री करने के अलावा और कोई एजेंडा है नहीं। हमारे पास में स्टॉक्स काफ़ी हैं और इस कंपनी को बढ़ाने के लिए रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट मार्केट, और फिर अभी जैसे हमारे नए ब्रांड्स हैं, न्यूट्रेला कितना ज़बरदस्त ब्रांड है हमारा, न्यूट्रास्यूटिकल भी उसमें हमने ऐड ऑन कर दिया है, बिस्किट, और उसके बाद जो फूड पोर्टफोलियो है उसको बड़ा करने के लिए, काम करने के लिए इतना है। जब मैं देखता हूँ ना, जैसे कहते हैं ना फॉरवर्ड साइड जब देखते हैं तो इतना कुछ करने के लिए है कि मतलब हमको लगता है हम सारी दुनिया माप लेंगे। एलआईसी की तरफ से आईपीओ को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास नए सिरे से डीआरएचपी जमा किया गया है। खबरों के मुताबिक एलआईसी ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के आधार पर नए सिरे से डीआरएचपी जमा किया है। पुराने डीआरएचपी को जो मंजूरी मिली थी उसके मुताबिक 12 मई तक एलआईसी आईपीओ ला सकती है, लेकिन अब नए सिरे से डीआरएचपी करने पर एलआईसी 12 मई के बाद भी आईपीओ ला सकेगी। इसके पहले 13 फरवरी को एलआईसी आईपीओ के लिए डीआरएचपी जमा किया गया था। दिसंबर तिमाही में एलआईसी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 234.9 करोड़ पर पहुंच गया। दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट महज 90 लाख रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ पर ब्याज दर घटने को सही बताया है। उन्होंने कहा कि दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को देखते हुए पीएफ पर 8.1% की ब्याज दर ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए पीएफ पर ब्याज दरें घटाने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.1% ब्याज देने का फैसला लिया गया, जबकि पिछले साल पीएफ पर 8.5% का ब्याज मिला था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए लिक्विडिटी की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट के चलते क्रूड और कमोडिटीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। शक्तिकांत दास सीआईआई के एक समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति का इकोनॉमी पर असर हुआ है। साथ ही उन्होंने कोरोना संकट का हवाला देते हुए कहा कि 2 साल में 17 लाख करोड़ की लिक्विडिटी दी गई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध है। If I can tell the figures, we announced a total liquidity support of about 17 lakh crores, over the last 2 years or so. Out of 17 lakh crores, what the banks, the small finance banks and others, they availed was about 12 lakh crores. Out of 12 lakh crores, as I speak to you today, 5 lakh crores have already come back. And rest of it will mature at the end of the 3rd year, and some of it also will come back in the intervening period.
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश में पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आरबीआई ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। लिक्विडेशन पर हर जमाकर्ता डीआईसीजीसी से डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम राशि 5 लाख रुपए तक ले सकता है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के 99% से ज्यादा जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त करने के हकदार हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब दिखना शुरू हो गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के भाव में पिछले साल नवंबर से कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बल्क डीजल के भाव में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, शॉपिंग मॉल बल्क डीजल के बड़े खरीदार हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बल्क डीजल के दाम 115 रुपए और मुंबई में 122 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। ओएमसी की कुल बिक्री में से 10% बल्क बिक्री से आता है। देश में कुल पेट्रोलियम सेल्स में से करीब 37 से 40% बिक्री डीजल की होती है। एप्पल ने भारत में बने 10,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट किया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जी बिजनेस से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के लिए यह मील का पत्थर है। 1 साल से कम समय में आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बताएं, एप्पल की एक और प्रोडक्शन कंपनी पेगाट्रॉन को भी पीएलआई स्कीम के तहत चुना गया है। इस प्रोडक्शन कंपनी में आगामी 1 अप्रैल से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं हैं। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमैटो अपने ग्राहकों को 10 मिनट में खाना पहुंचाने की योजना बना रही है। कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक ब्लॉग में यह जानकारी दी। गोयल ने कहा कि जोमैटो का 30 मिनट की औसत डिलीवरी का समय बहुत धीमा है और जल्द ही ये प्रचलन से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं बदलते हैं तो कोई और करेगा। गोयल ने कहा, तकनीक उद्योग में जीवित रहने का एकमात्र तरीका इनोवेशन करना है और आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ शिखर वार्ता की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों में संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने वाले समय में दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। इस बैठक में लद्दाख के एलएसी पर पिछले वर्ष की घटनाओं का मुद्दा भी उठा, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि शांति ही दोनों देशों में बेहतर संबंध का रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सदियों पुरानी मूर्तियों सहित 29 प्राचीन धरोहर लौटाए हैं। इनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, जैन परंपरा से जुड़ी 29 तस्वीरें और साज सज्जा की वस्तुएं हैं। इनमें से कुछ तो 9 से 10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनका निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण करने के बाद ट्वीट करते हुए बताया कि इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ कई राज्यों से अवैध तरीकों से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। वो 23 मार्च को राज्य के सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। दरअसल पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार जाने के कारण अन्य नेता भी सीएम पद के लिए दावेदारी करने लगे थे। उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद भी किसी व्यक्ति को पहली बार सीएम बनाया गया। दूसरे कार्यकाल में सीएम बनने वाले धामी पहले व्यक्ति हैं। वहीं गोवा में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को नेता चुना गया है। उनके नाम का प्रस्ताव विश्वजीत राणे ने रखा। सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन और गोवा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने विधायकों से एक कर मुलाकात भी की। विधायकों ने सावंत पर भरोसा जताया। अब वो राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मणिपुर में बम्पर जीत के बाद एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल एल गणेशन ने एन बीरेन सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बताएं, बीरेन सिंह के नेतृत्व में ही मणिपुर का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की।
उधर पंजाब में सीएम भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को शामिल किया है। आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सीएम भगवंत मान राज्य का जो गृह विभाग है खुद संभालेंगे। वित्त विभाग की कमान हरपाल चीमा को दी गई है। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हैर होंगे। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, कानून और पर्यटन मंत्री हरजोत एस बैंस होंगे, जबकि डॉक्टर बलजीत कौर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी। लालजीत सिंह भुल्लर को परिवहन मंत्री और ब्रह्मशंकर जिम्पा को जल के साथ साथ आपदा विभाग दिया गया है। पंजाब से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें क्रिकेटर हरभजन सिंह, फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक मित्तल, पार्टी के पंजाब सह इंचार्ज राघव चड्ढा, लुधियाना से इंडस्ट्रियलिस्ट संजीव अरोड़ा और दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर संदीप पाठक का नाम शामिल है। पाठक को दिल्ली में 2020 और फिर पंजाब में 2022 के चुनाव में पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाने का ये इनाम दिया गया है। 33 साल के राघव चड्ढा का राज्यसभा मेंबर बनना तय है और अगर ऐसा होता है तो वो देश के सबसे कम उम्र के राज्यसभा मेंबर होंगे। मैं अपनी मदर के साथ आज राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने आया हूं और इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल ली है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम ईमानदारी की राह पे चल के जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी, मेरे नेता, मेरे लीडर, मेरे मेंटोर अरविंद केजरीवाल जी मुझे दे रहे हैं, मैं उसे बखूबी निभा सकूं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे। कमेटी का कहना है कि ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हालांकि इन कानून के विरोध में कुछ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पीएम मोदी ने पिछले साल 19 नवंबर को इन कानून को रद्द करने का ऐलान किया था। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले साल जनवरी में कृषि कानून की जमीनी सच्चाई जानने के लिए कमेटी बनाई थी और इसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध में हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव कर्नाटक के हावेरी पहुंचा। नवीन के पैतृक गांव में उनके परिजनों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। इससे पहले नवीन के परिवार के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित बाकी लोग पार्थिव शरीर लेने के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचे। बोम्मई ने नवीन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवीन ने संघर्ष क्षेत्र में अपनी जान गंवाई। आपको बताएं कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में रूस की गोलीबारी में नवीन की मौत हो गई थी। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की ओर से पद्म विभूषण सम्मान उनकी बेटियों ने ग्रहण किया। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, पूर्व सीएजी राजीव महर्षि, कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला समेत अन्य हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों और क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। अब देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। बंगाल में 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने आज पर्चे भरे। टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बाबुल सुप्रियो ने पिछले साल सितंबर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद आसनसोल से बीजेपी सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वो सीट खाली थी। बालीगंज विधानसभा सीट नवंबर 2021 में तृणमूल विधायक सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। यूपी के विधानसभा चुनाव में एक मुस्लिम महिला का भाजपा प्रेम उसके प्रेम विवाह पर भारी पड़ गया है। घटना बरेली की है। यहां पर महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि बीजेपी को वोट देने के कारण पति ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो 3 तलाक देने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि 1 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस में लिया है।
दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इस बीच भारत में कोरोना के एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्यापक टीकाकरण और संक्रमण के बाद बनी प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए देश में भविष्य में किसी भी लहर का गंभीर प्रभाव होने की आशंका नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार को मास्क पहनने में ढील देने पर विचार करना चाहिए। एम्स के वरिष्ठ महामारी विज्ञानी डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि SARS-CoV-2 एक RNA वायरस है और इसके स्वरूप में बदलाव होना तय है। वाराणसी में 2 लाख रुपए के इनामी मनीष सिंह सोनू को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। सोनू पिछले साल अप्रैल में हुई ND तिवारी हत्याकांड का मुख्य शूटर था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा एनकाउंटर है। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में हत्या और लूट के मामले में सोनू सिंह का आतंक था। रोहनिया थाना क्षेत्र के आखिरी निवासी ND तिवारी की 5 अप्रैल की रात अशूल टंकेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर घर लौटते समय ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से बने लो प्रेशर क्षेत्र का चक्रवाती तूफान असनी में बदलने की पूरी संभावना है। इससे जान माल की हानि को देखते हुए सेना को अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया। निचले इलाकों से अंडमान प्रशासन ने स्थानीय लोगों को खाली कराना शुरू किया है। अंडमान में भारी बारिश की संभावना है। सेना के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है और इसे देखते हुए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। रियलिटी शो बिग बॉस 15 के घर में बनी टीवी एक्टर करण कुंद्रा और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शो के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जल्दी दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में करण ने इसका खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने मान लिया है कि मेरी और तेजस्वी की शादी हो रही है। ये भारत में पहली ऐसी शादी होगी जो लोगों ने तय कर दी और इसे होकर ही रहना है। और इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का क्रेज दूसरे सप्ताह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। वहीं अब भी लगातार फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों देश विदेशों में द कश्मीर फाइल्स की काफी चर्चा है। पहले दिन 3 करोड़ 25 लाख की ओपनिंग देने वाली इस फिल्म ने इसके बाद उम्मीद से ज्यादा का प्रदर्शन किया है। फिल्म रिलीज होने के 10वें दिन 26 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर चुकी है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड हस्तियों तक हर कोई द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते नहीं थक रहा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं। आमिर खान ने कहा कि हर इंडियन को द कश्मीर फाइल्स जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा फिल्म में इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो दिल दुखाता है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो दुख की बात है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। सुपरस्टार अजय देवगन रनवे 34 को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ही इसका टीजर रिलीज किया गया जिसमें अजय देवगन अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन आज फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया जिसमें अमिताभ बच्चन की झलक भी देखने को मिली। इसमें एक फ्लाइट खराब मौसम में फंसी नजर आ रही है। फिल्म का ट्रेलर देखकर दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई। अब दर्शकों को फिल्म रिलीज होने का इंतजार है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे ऐसे वक्त में रिलीज हुई है जब देश में द कश्मीर फाइल्स की आंधी चल रही है। हालांकि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म के सामने भी फिल्म ने पहले ही अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स के तूफान में बह जाएगी और अब ऐसा ही देखा हुआ नजर आ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का जल्दी आगाज होने वाला है। 15वें सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच के शुरू होने से पहले ही चेन्नई को कई बड़े झटके लगे हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर दीपक चाहर चोट के कारण शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं मोइन अली अभी तक भारत नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी खबर यह है कि सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से फिट हो गए हैं। आईपीएल लीग के 15वें सीजन में इस बार 8 टीमों के बजाय लेंगी 10 टीमें हिस्सा। ऐसे में लीग पहले से ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हालांकि अब भी खिलाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए। अब फ्रेंचाइजी उनका रिप्लेसमेंट तलाश रही है। आपको बताएं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में मार्क वुड को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा है कि वो पहले भी कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ खेल चुके हैं। 27 साल के श्रेयस अय्यर को केकेआर ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा और उसके बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी सौंप दी।
आईपीएल की शुरुआत से पहले कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आईपीएल की शुरुआत बिना दर्शकों के साथ हो सकती है। आपको बताएं 26 मार्च को आईपीएल का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में नए कोविड-19 वेरिएंट मिलने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हमें केंद्र सरकार से अलर्ट रहने के लिए एक पत्र मिला है क्योंकि यूरोपीय देश, दक्षिण कोरिया और चीन में कोविड-19 के मामलों में फिर वृद्धि देखने को मिली है। आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय टीम अभी तक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इंडियन महिला टीम ने 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों पर ही जीत दर्ज की, बाकी 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। भारत की परेशानी यह है कि टीम इकाई के तौर पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। चीन के ग्वांगशी में एक यात्रियों से भरा विमान पहाड़ से टकरा गया। इस प्लेन में 9 क्रू मेंबर्स के साथ करीब 123 यात्री सवार थे। ये प्लेन चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का विमान बताया जा रहा है। विमान क्रैश होने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पहाड़ियों के बीच आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस हादसे में कितने यात्री हताहत हुए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की, जिसके जवाब में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत को इसकी विदेश नीति की पहल के लिए वैश्विक स्तर पर पहले भी प्रशंसा मिली है और ये कहना है कि एक व्यक्ति ने इसकी तारीफ की है तो ये गलत होगा। आपको बताएं, रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि मैं भारत की दाद देता हूं, उसकी डिप्लोमेसी आजाद है। रूस ने यूक्रेन पर विनाशकारी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। खबर है कि इन मिसाइलों से गोदाम में रखे यूक्रेन के तमाम हथियार तबाह हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन हथियारों को रूस ने अपनी मिसाइल का निशाना बनाया वो पश्चिमी देशों से मिले थे। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही आधिकारिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई देश युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हांगकांग में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चली है। हांगकांग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार जा चुका है। चिंता इस बात की है कि कुल मामलों में 7 लाख मामले इसी महीने के हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात मौतों से जुड़ी हुई भी है। हालत ये हो चुकी है कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के भी इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में है। इमरान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध शुरू हुआ है। इधर संयुक्त विपक्ष इमरान को सत्ता से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को नेशनल असेंबली की बैठक होगी और इसी दिन प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।